हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जे एडवांस का है, इसलिए थोड़ा लेंदी है, बट एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका मास 50 kg दिया है। रेडियस 0.4 मीटर बताया गया। इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस का मतलब क्या है कि इसका ये जो सेंटर है यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी गई है। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास 6.25 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर, उनको इस तरह से प्लेस कर दिया गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर आर प्लेस्ड जेंटली। मीन्स ऐसे प्लेस किया गया है कि रिंग के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। जेंटली का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जेंटली का मतलब कोई भी नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल टॉर्क, किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, किसी भी तरह कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि सिस्टम जो है अभी भी सेम इक्विलिब्रियम पर है। मीन्स उसको उसको किसी भी तरह से एक्सटर्नली अफेक्ट नहीं हुआ है सिस्टम। ठीक है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है। ठीक है। कोई इम्पल्स नहीं दिया गया है। ये सारी बातें हैं इस लाइन का मतलब। ठीक है। सच मैनर दैट दे आर टचिंग ईच अदर अलोंग द एक्सिस। देखो जैसा मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है वो यही बता रहा है। ये सेंटर का एक्सिस है, दो रिंग जिनका सेम मास है, सेम रेडियस है, दोनों इसे टच कर रही हैं। और सच दैट ये डिस्टेंस 0.2 है, तो ये भी 0.2 है। ठीक है। ये इनके बारे में बताया गया। जो स्मॉलर रेडियस है, मास है उनका 6.25 kg, और इनका रेडियस जो है वो है 0.2 मीटर। ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन कुछ दिखाई दे रही है। एज्यूम दैट द फ्रिक्शन इज लार्ज इनफ सच दैट द रिंग्स आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। अब ये बताया गया कि फ्रिक्शन इतना हाई है कि ये रिंग्स यहीं पर हैं, मूव नहीं कर रही हैं। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, इसका भी हम यूज करेंगे आगे। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि द न्यू एंगुलर मोमेंटम को बताना है। ठीक है। एंड द सिस्टम रोटेट्स अबाउट द ओरिजिनल एक्सिस, तो हमको न्यू एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखो सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन का जो वीकनेस है वो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जेंटली प्लेस्ड की गई है। जब कभी भी ऐसा कोई केस हो कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास सबसे अच्छा जो यूज करने वाला फॉर्मूला होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं, सबसे आसान रहता है कंजर्व करना अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इसका मतलब यही, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा मैंने ये कहा था कि हम इस पॉइंट का यूज करेंगे कि सिस्टम रोटेट्स अबाउट द ओरिजिनल एक्सिस एंड दे आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका यूज यहाँ पर ये है कि ये जो डिस्क रहेंगी वो कंटिन्यूसली यहीं पर बनी रहेंगी, तो सिस्टम का इनर्शिया चेंज नहीं होगा। मीन्स डिस्क अगर उसी पॉइंट पर है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम रहेगा डिस्क के लिए। ठीक है। तो हम कंजर्वेशन करते हैं एंगुलर मोमेंटम का। कंजर्वेशन कैसे करेंगे, I1 ओमेगा 1 इनिशियली, फाइनली I2 ओमेगा 2। तो देखो हमको ओमेगा 1 दिया गया है, I1 हम निकाल सकते हैं, I2 हम निकाल सकते हैं, तो ओमेगा 2 ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले I1 क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला ही बना लेते हैं। ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I2। I1 की वैल्यू कितनी होगी, एक रिंग है। ठीक है। उस रिंग I1 क्या है, सॉरी एक रिंग नहीं है, ये एक डिस्क है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr²। ओमेगा 1 कितना होगा आपको दिया गया है, ओमेगा 1 हमें बताया गया है यहाँ पर 10 रेडियन पर सेकेंड, तो आप 10 रेडियन पर सेकेंड कर दें। I2 क्या होगा, I2 पता करना है। तो देखो हमारे पास सिस्टम क्या है, ये पूरा रिंग है, तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। तो लिख दो। दूसरा आपके पास दो रिंग्स हैं, और दोनों रिंग्स का एक सरकमफेरेंस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ये क्या होता है, आई एट दिस एक्सिस, मैं इसको ओ डैश मान लेता हूँ, और ये सी एम है, तो ये हो जाएगा ICM प्लस का mr²। mr² क्यों आ गया, क्योंकि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं। इस एक्सिस से ये डिस्टेंस अगर r है तो mr² ऐड हो जाएगा। ठीक है। mh² होता है, तो वही हमने mr² कर दिया। ICM कितना होता है, mr² इंटू mr², तो कितना हो जाएगा 2mr²। तो जो भी 2mr² क्या हो जाएगा,
इन दोनों डिस्क, ये एक डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो डिस्क हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज रख देंगे, तो कैपिटल एम कितना है 50 और आर स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाफ, सेम ही रखना, ये तो पूरा सेम ही हो जाएगा, 50 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू मास कितना है 6.25 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। जब आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक सिंपल सा मीन्स लैंग्वेज को समझना था, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना था, निकालना था और क्वेश्चन को खत्म कर देना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। Hello everyone, let's begin with the question. And in the question it says that a stone of mass m tied to the end of a string is whirled around in a horizontal circle. Now neglect the force due to gravity, and the length of the string is reduced gradually, keeping the angular momentum of the stone about the center of circle is constant. Now the tension in the string is given by a relation, that is T is equal to AR raised to the power n, where A is a constant, R is an instantaneous radius of the circle. Then what is the value of n? So let's begin with the problem. Now first we have to understand the scenario. Here what is happening is that a body is moving in a horizontal circle that will be like this, right? So in this case the centripetal force is acting in the inward direction, and that centripetal force will be equal to the tension force. So with this we can say the tension force is equal to mv square by r. Second thing is says that the angular momentum of the stone about the center of the circle is constant, and we know that the formula of angular momentum is equal to mvr. So from here r will be equal to, we can calculate from here the value of v, that is v will be equal to l by m into r. Okay, so this is the value that we have obtained here. Now r is the radius of this circle. Say this is equation 1 and this is equation 2, and if we replace the value of velocity from equation by L by mr, then the equation of t will become, here t will be equal to m by r into L square by m square into r square. Further, from here t will be equal to L square by m into r to the power minus 3. So here L is given constant and m is also constant. So when we compare this with the equation that is given in the question, which is equal to a is equal to r to the power n, so we can clearly say that the value of a has came out L square by m, where the value of n has came out as minus 3. So this was about the answer of this question. So when we move towards the option and matches with, then option A certainly matches with the value of n. So option A is the correct answer of the question. So this was about this question. Thank you for watching. A thin uniform circular disk of mass capital M and radius capital R is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. Another disk of the same dimension but of mass 1 by 4 capital M is placed gently on the first disk coaxially. The angular velocity of the system is option 1 2 by 3 omega, option 2 4 by 5 omega, option 3 3 by 4 omega, and option 4 1 by 3 omega. So initially, when only one disk is present, the moment of inertia I is equal to half m r square,
the value of moment of inertia is half mr square because it is given to us that it is a uniform thin circular disk, and for a disk the moment of inertia is half mr square and the angular velocity is omega. Then we add another disk of the same dimensions but has mass 1 by 4m, and the moment of inertia about the axis, which is common to both these disks, is equal to I1 plus I2. I1 is equal to half m r square plus I2 is half m by 4 into r square. This means I dash is equal to 4 plus 1 by 8 into mr square, which is equal to 5 by 8 mr square. This is the moment of inertia when the other disk is also added coaxially. So we need to find the angular velocity of system, that is both the disks. Since the angular momentum about the axis is conserved because there is no external torque applied to the system, therefore we can say that the initial angular momentum I omega is equal to the final angular momentum I dash omega dash. This implies omega dash is equal to I upon I dash into omega. This is equal to half m r square divided by I dash is 5 by 8 m r square multiplied by omega. So mr square can be cancelled. So we get omega dash is equal to 8 upon 2 into 5. So this becomes 4 multiplied by omega. Therefore, the new angular velocity of the system omega dash is equal to 4 by 5 omega. This is our answer. And looking at the options, option 2 says that the angular velocity of system is 4 by 5 omega. Therefore, option 2 is the correct answer. क्वेश्चन क्या है अपना, ए मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड टू ए थिक स्टिक AB of negligible mass as shown in the figure. ठीक है, the system is initially at rest. System initially क्या है, rest पर. The constant torque that will make the system rotate about AB, मतलब अपना जो axis है वो क्या है, AB है, at 25 rotation per second in 5 second per second in 5 second is close to. तो बेसिकली अपने क्या पूछा है, constant torque. ठीक है, तो देखो torque मेरा क्या होता है, I into alpha, where alpha is the angular acceleration and I is the moment of inertia about that axis. So पहले मैं अल्फा कैलकुलेट करती हूँ. तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी. इनिशियली रेस्ट पे है तो ये तो 0, ओमेगा फाइनल बाई टी. 5 सेकेंड में देखा कितना घूमता है वो, 25 रोटेशन पर सेकेंड. तो यहाँ पे 25, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है 2 पाई बाई 5 अल्फा. ठीक है, अब इसका जो वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 जा 10 पाई, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल राइट, ये मेरा अल्फा आ गया. ठीक है, अब मेरा अल्फा आ गया. अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करती हूँ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब जैसे अपना ये कोइन है तो इसको अपन डिस्क मान सकते हैं. तो डिस्क का जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2. मुझे इसके अबाउट देखना है तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकती हूँ. तो दैट इज आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, और आई एक्स और आई वाई क्या सिमेट्रिकली मैं इक्वल बोल सकती हूँ. सो 2 आई वाई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2. आई वाई इज इक्वल्स टू
mr² बाई 4, इतना आ गया। ठीक है, अब ये इस एक्सिस के अबाउट आ गया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट कर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके मैं इस AB के अबाउट निकाल सकती हूँ। सो I about AB is equals to mr² बाई 4 प्लस, अभी डिस्टेंस कितना है, r के बराबर है, तो mr², सो दिस इक्वल्स टू 5 mr² बाई 4। ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो 5 mr² बाई 4। ठीक है, अब देखो, अब टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 mr² बाई 4 इंटू 10 पाई न्यूटन मीटर। अब सारी वैल्यूज पुट करें तो अपन को मास कितना दे रखा है, मास 5 ग्राम, 5 बाई 1000, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1/100 इंटू 1/100, ठीक है, इंटू 10 पाई, ये अपना टॉर्क आ गया। ठीक है, अब इसमें ये कैंसिल कर दिया अपन ने, 25 बाई 4 इंटू 1000 इंटू 1000 और यहाँ पे पाई न्यूटन मीटर। तो ये जो मेरा वैल्यू है 25 पाई बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.96 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 न्यूटन मीटर। तो इसको मैं बोल सकती हूँ, सॉरी दैट्स 5। ठीक है, ये मेरा 5 आएगा, तो ये मतलब एग्जैक्टली इतना आया, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन मीटर। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।